बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 82 मुलाहिदा फरमाएं। कुछ देर बाद एक फ़ाइल देखने के बाद उसने सर उठाया और बड़ी बदतमीज़ी से बोला, अब तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरी खाला के भाई के साथ मारपीट बंद कर दी जाए और उसके खिलाफ जो कुछ लिखा गया है उसकी नकल दी जाए। नकलें शक्लें भी मिल जाएंगी तुझे, पर यह खाला का भाई तो मामू होता है, मामू ही समझ ले। वो कुछ देर तक जिगरपाश नजरों से शानी को घूरता रहा, फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, अच्छा चल आप मेरे साथ दूसरे कमरे में बैठते हैं, यहाँ शोर शराबा बहुत है। शानी एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। वो दोनों थाने का कच्चा सेन पार करके दूसरी तरफ वाले कमरे में आ बैठे। ये भी दफ्तर टाइप ही था। दरवाजे पर चीख पड़ी थी। एक तरफ कपड़े के थैलों में राइफल की कई 100 गोलियां पड़ी हुई थी। गत्ते के डिब्बों में आंसू गैस के शेल, राइफलों के खाली मैगजीन, हथकड़ियां और पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। एक तरफ अलमारी में इस्त्रीशुदा वर्दियां तय दर तय नजर आ रही थी, क्योंकि इस ऑफिसनुमा कमरे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी और इसके एक हिस्से को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। या वाकई खामोशी महसूस हुई। यहाँ पहुंचकर रियाज हिटलर का रवैया कदरे नरम हो गया, यानी 19-20 का फर्क पड़ गया। 1-2 कश ले लूं, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? वो दरवाज़ा खोलते हुए बोला। शानी नफी में सर हिलाने के सिवा भला क्या कर सकती थी। उसने दरवाजे में से 1.5 फुट लंबी शराब की बोतल निकाल ली और गिलास में डालकर पीने लगा। इस शराब नोशी को वो कश कह रहा था। शानी उसके दीदा दलेरी पर हैरान रह गई। वो थाने के अंदर ड्यूटी टाइम में एक फीमेल साइल के सामने धड़ल्ले से पी रहा था। अलगूल की नागवार बू से शानी का दिल मालिश करने लगा। तामो होंठ बेंचे साकत बैठी रही। कुछ देर बाद रियाज हिटलर ने शानी को तेज नजरों से देखा और बोला, देख, मैं तुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहा। मुझे पता है तेरे पीछे किला मजबूत है। मैं सिर्फ अपनी राय तुझे दे रहा हूं और मेरा ख्याल है कि बात तेरे दिमाग में आ जाएगी। कैसी बात? उसने गिलास में से एक और कश लेकर कहा, तूने लड़ाई का नतीजा देख ही लिया है ना। 2-4 मिनट की मारा मारी में 5 लाशें गिरी हैं, 50 के करीब बंदे फट्टल हुए हैं। शुक्र का मुकाम ये है कि फायरिंग नहीं हुई, लेकिन ये अभी स्टार्ट है। आने वाले दिनों में और बहुत सी औरतों ने बेवा होना है। कई लोगों ने हाथ पांव तुड़वा कर बैठना है, जो दर्जनों मुकदमे बनने हैं, और थाने में जो छतरोलें वगैरह होनी है वो अलहदा है। ये बर्बादी का एक बड़ा लंबा बंदे मार किस्म का चक्कर है। मेरी बात समझ रही हो ना? शानी ने इस बात में सर हिलाया। वो सिगरेट सुलगाकर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं समझता हूं कि अगर तू चाहे तो दोनों पिंड बल्कि इर्द गिर्द के कई पिंडों को इस खूनी चक्कर से निकाल सकती है। बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाएगा। मैं समझी नहीं। ये जो कुछ हो रहा है या होने वाला है वो सब चौधरी उशाम और उसके बेटे के अगवा की वजह से हो रहा है। दोनों पिंडों में अदावत आखिरी हद तक पहुंच गई है। नारपुर के चौधरी रुस्तम सियाल, दराज, आरफ वगैरह को एक ही शहर समझ रहे हैं। कुछ का तो अब ये ख्याल है कि रुस्तम गोजर खां की तरफ जाने की बजाय जोराबाद में है और आरफ ने उसे छुपा रखा है। बहरहाल मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। शानी सवालिया नजरों से रियाज की तरफ देखने लगी। रियाज बोला, वो पोठोहार की तरफ चला गया है अपने पुराने ठिकाने पर। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तू बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अगर चाहे तो, ना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं। मैं समझ नहीं पा रही। मुझे पता है रुस्तम और उसके साथी लाला, हसना वगैरह जिस जगह पर हैं वहां पुलिस नहीं जा सकती। कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ वहां नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचना चाहेगा तो फिर उसे ठीक ठाक बंदे कुर्बान करने पड़ेंगे। हो सकता है कि 40-50 या इससे ज्यादा लाशें उठानी पड़ जाए। उन कुत्ते के तुख्मों ने वहां बारूदी सुरंगे और रॉकेट लॉन्चर तक लगा रखे हैं। फिलहाल मैं इस मसले को छेड़ना नहीं चाहता। फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि चौधरी और उसका लड़का सलामती से वापस आ जाएं। अगर इस सिलसिले में वो कोई तावान वगैरह मांगते हैं तो नारपुर वाले वो भी दे देंगे, लेकिन ये काम करने के लिए कोई दरमियान का बंदा जरूरी है। और मेरा ख्याल है, बल्कि मैं जानता हूं, वो दरमियान का बंदा तू बन सकती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? रियाज के लहजे में हल्की सी गर्ज आ गई। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है रुस्तम या उसके साथियों से। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या डायलॉग है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है रुस्तम से। रियाज के लहजे में शदीद तंज था। वो बेहद खतरनाक आवाज में बोला, मेरी जबान ना खुलवा बीबी जान, नहीं तो सारी तेरी नेक नीति का भांडा गुजरांवाला के चौक में फोड़ दूंगा। देखने वालों का इतना रश पड़ जाएगा कि लोग मैडम बावरी फिल्म भी भूल जाएंगे। देख, मेरी खोपड़ी मत घुमा। मैं सब जानता हूँ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मुझसे। ये गलत है रुस्तम से, अब मेरा कोई वास्ता नहीं। उसने बेबाकी से शानी को थोड़ी से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया। अब वास्ता नहीं, लेकिन पहले तो था ना। और मैं इतना काका नहीं जितना तू समझ रही है। वास्ते इतने जल्दी खत्म नहीं होते।
ऊपर ऊपर से तू जो मर्जी कहती रहे, लेकिन तेरी बुक्कल में चोर तो छुपा हुआ है ना। और वो आरामी भी तेरे ताए को जितने मर्जी खत लिखता रहे, पर दिल उसका तेरे लिए म्याऊं म्याऊं करता है। शानी कुछ ना कह सकी, इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रियाज टेलर ने अपना लहजा कुछ नरम किया। शानी की ठोड़ी छोड़कर उसने थोड़ी सी माए बदबू मजीद अपने खल्क में उतारी और बोला, देख, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने तुझे बस एक रास्ता दिखाया है और मुझे यकीन है कि इस रास्ते पर चलकर तू दोनों पिंडों के बहुत से लोगों को बर्बादी से बचा सकती है। वरना मैं जानता हूं यहाँ बहुत खून खराबा होना है। ये आग इतनी फैलनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसने चलने में तवक्कुफ किया और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मुझे पता है वो पागल दा पुत्र किसी और की बात चाहे ना माने, लेकिन तेरी जरूर मान लेगा। सिर्फ तू ही उससे चौधरी उस लड़के को छुड़वा सकती है। बाकी रही वहां जाने की बात, तो मैं तुझे पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। जहां तक गाड़ी जाएगी तुझे ले जाएंगे। उससे आगे भी कोशिश करेंगे कि घोड़े या डोली वगैरह पर ले जा सके। हो सकता है चंद घंटे या एक दिन तुझे पैदल सफर करना पड़े, लेकिन एक बात फिर मैं कहता हूँ और बार बार कहूंगा, ये सब कुछ तू अपनी मर्जी से करेगी। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। शानी से टपटा गई। वो प्रेशर डाल भी रहा था और कह रहा था कि कोई प्रेशर नहीं है। अभी चंद दिन पहले उसने रिवॉल्वर दिखाया था और उसे बताया था कि इसमें 3 गोलियां इसके 3 रिश्तेदारों के नाम की हैं। उसने जनाजों वाली बात भी की थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने जमशेद के हवाले से जो दहला देने वाली बातें की थी, वो भी प्रेशर के जुमरे में आती थी। और तो और वो खुद भी सरापा प्रेशर था। वो नर्म और सख्त दोनों तरीकों से काम ले रहा था। शानी जानती थी अगर उसका लहजा कुछ लिहाज कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एसपी हाजी अयाद खान की वजह से है, क्योंकि उसे मालूम है कि हाजी अयाद पूरी तरह शानी के हक़ में मौजूद है। उसकी अय्यार नजरें शानी के सरापा पर थीं। वो मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तू 1-2 दिन आराम से सोच ले, लेकिन जो फैसला भी करना है ये सोच कर करना कि तू बहुत बड़ा काम करेगी और मेरा तजर्बा कहता है कि ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। और हाँ, एक और बात। वो सीधा होकर बैठ गया। अगर तेरा फैसला हाँ में हुआ तो एक काम जरूर करना। हाजी अयाद ने भागे भागे तेरे पास आना है। उसने कहना है, ओए पागले, ये क्या कर रही है? कौन करा रहा है तुझसे ये सब कुछ? अगर उस वक्त तूने मेरा नाम लेना है तो फिर अभी बता दे। अगर हाजी ने कुछ कहा और मेरा खोपड़ा घूम गया तो फिर बड़ा स्यापा पड़ जाना है। और जो कुछ तुम लोगों के साथ होना है वो भी कहने सुनने के लायक नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना तू? शानी ने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया। वो इस खौफनाक अफसर के सामने बिल्कुल मस्मराइज हो रही थी। इसका हल खुश्क था और जिस्म में हल्की सी लर्जश थी। वही लर्जश जो कभी नारपुर की हवेली में फाखर के सामने इस पर तारीख होती थी। शायद सारे जाबर लोगों की मौजूदगी माहौल पर एक जैसा असर छोड़ दिया। इसे हिम्मत जमा करके कहा, मैं नहीं समझती कि मेरी बात का रुस्तम पर वो असर होगा जो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं खुद किसी दूर दराज जगह पर जाऊं। ये मकसद ख़त वगैरह के जरिए भी मुझे पता था तो ये बात कहेगी, मुझे पता था। उसने तेजी से शानी की बात काट दी। लेकिन बात यह है बीबी जान कि ये बहुत बड़ा टेंटा है, खतबाजी से ठीक होने वाला नहीं है। मैंने इस पर बहुत दिमाग खपाया है, बस यही रास्ता समझ में आता है जो तुझे बताया है। अगर तू कुछ ठीक करना चाहती है तो एक बार तुझे वहां जाना ही पड़ेगा। अपनी जबान से उस माँ के को समझाना पड़ेगा। वो गाली देकर बोला। शानी ने महसूस किया कि उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही हैं। उस शख्स के रूबरू से अपना दिल बैठता महसूस होता था। वो गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा मुझे कुछ सोचने का मौका दे। सोच ले, लेकिन फिर कहता हूँ ये बात सिर्फ मेरे और तेरे दरमियान रहनी चाहिए। इनकार करना हो तो मुझे ही करना, और अगर अच्छा फैसला करके थोड़ी सी हिम्मत कर लेगी तो फायदे में रहेगी और औरों का भी फायदा होगा। शानी ने उठते हुए कहा, जमशेद, मेरा मतलब है। बात इसके होंठों में उलझ कर रह गई। ओह, तुझे कहा तो है वो तेरा रिश्तेदार है, तो फिर हमारा भी है। उसे कुछ नहीं होगा। उसके लिए जो सामान लाई है सब इंस्पेक्टर मुरीद अहमद को दे दे, वो पहुंचा देगा। लेकिन हम उससे मिलना चाहते हैं। फिलहाल ये तो मुश्किल है, लेकिन हौसला रख, मैं तुझे मिला भी दूंगा उससे। रियाज का लहजा अटल था। इससे पहले कि शानी जमशेद के हवाले से कुछ और कहती, उसने तेजी से वायरलेस सेट ऑन किया और उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो कुछ और सुनना नहीं चाहता। शानी बाहर आ गई। वो रात 8 बजे के लगभग घर वापस पहुंची। ताबिंदा दरवाजे में खड़ी इंतजार कर रही थी, जैसे आस हो कि शायद जमशेद साथ ही आ जाए। शानी ने उसे तसल्ली दी और कहा, वो बिल्कुल ठीक है, मैं डीएसपी से बात करके आई हूँ, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वो घर कब आएगा? उसका ससुर बोला। देख धी रानी, मुसीबत आ तो फटाफट जाती है, लेकिन इसे जाते हुए थोड़ी देर लगती है। बस तू मौला से करम मांग, वो जो करेगा अच्छा करेगा। ताबिंदा सिसकी लेकर रह गई। इसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी नहीं छूटा था।
शानी की खाला फिरोजा की आंखें भी नम हो गई। खालू एजाज अभी थोड़ी देर पहले गुजरांवाला से वापस आए थे। उनके चेहरे पर सफ़र परेशानी की गहरी थकान थी। सेन में लगे हैंडपंप पर मुंह धोकर वो शानी के पास आ गए। शानी ने उन्हें और दीगर घर वालों को डीएसपी से मुलाकात की सारी तफसील बताई। ताम वो बातें अपने तक ही रखी जिन्हें रियाज ने छुपाने के लिए कहा था। खालू एजाज की बातों से शानी को मालूम हुआ कि इनका गुजरांवाला का दौरा तकरीबन रायगां गया है। वो एक MNA की सिफारिश लेने गए थे, मगर MNA असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद किया हुआ था। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं। खालू एजाज ने अंदाज़ा लगाया कि डिप्टी रियाज का नाम सुनकर MNA कन्नी कतरा गया है। हालांकि वो चाहता तो फ़ोन पर भी कुछ न कुछ कोशिश कर सकता था या किसी और जरिए से अपनी सिफारिश मुतलका एहलकारों तक पहुंचा सकता था। अब 2 रोज़ बाद खालू एजाज ताया मासूम के साथ लाहौर जाने और एक सूबाई मिनिस्टर से रब्ता करने का इरादा रखते थे। शानी रात गए तक सोचती रही और खोलती रही। थाने में बेईमाना तशद्दुद के मनाजिर इसकी सोच को मजरूह करते रहे। अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि लोग अपने मसलों के हल के लिए थानों में जाने से क्यों कतराते हैं और क्यों हक पर होते हुए भी हक हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगले रोज़ शानी हॉस्पिटल पहुंची तो वो बाई बाई कर रहा था। हालांकि 2 दिन पहले तक यहाँ लड़ाई में जख्मी होने वाले कमोबेश 10 अफराद मौजूद थे और यहाँ का कंपाउंडर एक लेडी हेल्थ वर्कर के साथ मिलकर उनका इलाज कर रहा था। अब वो दोनों बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। चंद बच्चियाँ हॉस्पिटल की आते में कीड़ी काड़ा खेलने में मसरूफ थी। एक बकरी कमरों में आवारा फिर रही थी और बच्चा उबला हुआ भट्ठा खाने के साथ साथ उसके पीछे भाग रहा था। हॉस्पिटल की हालत शानी से देखी नहीं गई। इसने कंपाउंडर से पूछा, क्या बात है रमजान, मरीज कहाँ है? चले गए हैं जी सारे। रात को उस कुबड़ी औरत ने उन्हें डरा दिया। कहने लगी आज चांद की 10वीं है, 10वीं से 14वीं तक 4 रातें इस छत के नीचे रहने वालों के लिए मनहूस होती हैं। यहाँ जो कुछ होता रहा है इन 4 रातों ही में होता रहा है। आपको पता ही है कि ये देहाती ऐसी बातों पर कितनी जल्दी यकीन करते हैं। इत्तफाक से कल एक जख्मी फिदा हुसैन की तबीयत भी कुछ खराब थी। बुखार में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। सारे मरीजों ने बिस्तर बोरिया समेटा और आरिफ साहब के मना करने के बावजूद चले गए। शानी तना एक कमरे में कुर्सी पर बैठ गई। इसके ज़हन में रह रहकर खालू एजाज की वो बात गूंजने लगी कि अगर इस हॉस्पिटल को और इलाके के दूसरे सेहत मरकज़ों को आबाद करना है तो फिर उन लोगों को वापस लाना होगा जो यहाँ से चले गए हैं या फिर भेज दिए गए हैं। वो कहाँ है, किस साल में है, वो सोचने लगी। खालू एजाज ने उन तीनों के नाम भी बताए थे। लेडी डॉक्टर ज़ेबुन निसा, उसका शोहर डॉक्टर मोहसिन और उनका सीनियर डॉक्टर बहरोज। पता नहीं क्यों शानी के जहन में एक ख्याल घूम रहा था। इसे लगता था कि ज़ेबुन निसा और डॉक्टर मोहसिन अब भी उस शाम की कैद में है। वो बेचैन हो उठी। एक अजीब सा दर्द इसके रगो पै में सिरायत कर गया और फिर वहीं इस तनहा कमरे में इस अकेली कुर्सी पर बैठे बैठे एक अजीब ख्याल इसके जहन में आया, अजीब और अनोखा। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुर्सी से उठी और कमरे में टहलने लगी। वो जूं जूं सोचती गई इसके जिस्म में अजीब सनसनाहट पैदा होती गई। वो उन तीनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती थी, ज़रूर कर सकती थी। इसके अलावा वो एक और बात भी महसूस कर रही थी। रियाज टेलर की सारी बातें गलत नहीं थी। उनमें चंद ऐसी बातें भी थी जिनमें शानी को वजन महसूस हुआ था। मसलन ये बात कि अगर रुस्तम ने ताऊ शाम और उसके बेटे को मार दिया तो इलाके में दुश्मनी की आग बहुत शिद्दत से भड़केगी और उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान में शानी की नज़र खालू एजाज पर पड़ी। वो शाही से बातें करते हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। हजरत कुदरत के चेले की हैसियत से शाही यहाँ खासा मकबूल था। उसके आस्थाने पर हर वक्त मरीजों का रश रहता था। मरीज ये जाने बगैर कि वो नहायत नुकसानदेह दवा स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं शाही से बहुत खुश थे। शाही ज़्यादा उम्र का नहीं था, बमुश्किल 30 साल का होगा। कद छोटा, रंग सांवला और बाल कंधों तक थे। ये बाल तेल में चिपड़े हुए थे। वो हराम की रोटियां खा खा कर खूब घुटा हुआ भी था। वो खालू एजाज से बातें करता हुआ हॉस्पिटल तक पहुंचा। फिर खालू तो हॉस्पिटल के अंदर आ गए और वो हॉस्पिटल के वीरान दरो दीवार पर एक तंदिया निगाह डालता हुआ अपने आस्थाने की तरफ मुड़ गया। लेडी हेल्थ वर्कर चाय ले आई। शानी और खालू एजाज ऑफिस नुमा कमरे में बैठकर चाय पीने लगे। खालू एजाज ने जेब से एक तय किया हुआ अखबार निकाला। ये 2 दिन पहले का था। ये खबर देखो, खालू एजाज ने एक जगह उंगली रखते हुए कहा। शानी ने खबर देखी। सुर्खी थी, जेलम से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जंगल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग। डाकू रुपोश हो गए। खबर का मतन इस तरह था, चौधरी उशाम और उसके बेटे के सनसनीखेज अगवा के बाद पुलिस रुस्तम और उसके साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में कल जेलम शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर मगरब की तरफ पुलिस पार्टी और डाकुओं में तसादुम हुआ। कमोबेश एक घंटे तक खुद कार हथियारों से फायरिंग होती रही। उसमें 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। शाम के फौरन बाद डाकुओं ने तारीकी का फ़ायदा उठाया और जंगल में रोपोश हो गए। ऑपरेशन इंचार्ज डीएसपी रियाज का कहना है कि डाकू वारदातें करने के बाद पोठवार की गहराई में चले जाते हैं।
वह उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। इन पनाहगाहों तक पहुंचना आसान नहीं है। शानी खबर पड़ चुकी तो खालू एजाज बोले, लगता है कि पुलिस के अफसर शशो पंज में हैं। उन्हें पता है कि वो डाकुओं के पीछे ज्यादा आगे तक जाएंगे तो फिर इन्हें शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ेगा। चौधरी और उसके बेटे की जान का खतरा इसके अलावा होगा। वो दोनों कुछ देर तक इस मौजू पर बात करते रहे। इसी दौरान में चाय खत्म हो गई। लेडी वर्कर खाली बर्तन लेकर चली गई तो शानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे जहन में एक बात आ रही है खालू। कैसी बात? हालात में बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, किसी वक्त तो मुझे डर लगता है कि कहीं रंग वाली में फसाद ना हो जाए। मैंने बिल्ली मारों की ये धमकी भी सुनी है कि वो शाम के बदले में हमारी हवेली से किसी को अगवा करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा दिल चाह रहा है खालू कि मैं खुद रुस्तम से मिलूं, उससे कहूं कि वो ऐसी आग से ना खेले जो सबको जलाकर राख कर दे। खालू ने हैरत से शानी को देखा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि तुम रुस्तम के पास जाओगी? हाँ खालू, हमें उसके पास जाना होगा, क्योंकि वो तो अपना काम करके जा चुका है। वो तो अब यहाँ नहीं आएगा। पुलिस का भी यही ख्याल है कि वो चौधरी और उसके बेटे को पोठोहार में बहुत अंदर ले गया है। तुम्हारा मतलब है कि तुम पहाड़ों में रुस्तम के पीछे जाओगी? खालू के लहजे में हैरत थी। इस बारे में डीएसपी रियाज से मेरी बात हुई है। उसका कहना है कि उसके बंदे मुझे जेलम से आगे पहाड़ों में काफ़ी आगे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद कुछ फासला मैं अकेले तय करूं या किसी और को अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन एक बात है खालू, अगर हमने कुछ ना किया और हालात जूं के तूं रहे तो फसाद बड़ा फैलना इलाके में। चौधरी एजाज के चेहरे पर उलझन थी। वो बोले, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटी, लेकिन जो कुछ तुम बता रही हो ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। डाकू तो फिर डाकू होता है, उसकी नीयत का भरोसा नहीं किया जा सकता। और डाकुओं के गढ़ में किसकी नीयत क्या हो क्या पता। शानी के दिल पर चोट सी लगी। इसने हिम्मत की और आंखें झुकाकर बोली, खालू, रुस्तम को मैं नहायत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत इज्जत करता है मेरी। मुझे यकीन है वो मेरी बात टालेगा नहीं, खुद को और दूसरों को इस खतरनाक जंजाल से निकाल लेगा। मैंने हर पहलू पर अच्छी तरह गौर करके ही आपसे बात की है। शानी, कहीं डीएसपी रियाज ने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा? नहीं खालू, उसने सिर्फ बात की थी कि पुलिस इस मौके पर रुस्तम के पीछे जाना नहीं चाहती। ऐसा करने में पुलिस एहलकारों की जानों को खतरा है, और ये खतरा भी है कि उशाम और उसका बेटा डाकुओं के हाथों मारे जाएं। वो कहते हैं कि अगर ये मामला बातचीत के जरिए हल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें डीएसपी की कोई चाल भी तो हो सकती है। दुनिया जानती है कि वो शातिर बंदा है। अगर वो ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जानते हैं हाजी अयात हमारे साथ है, वरना मेरे ख्याल में वो अब तक रुस्तम को फांसने के लिए तुम्हें गिरफ्तार कर चुका होता। क्या मतलब खालू? वो बहुत बड़ा खबीस है। उसे अब भी शक होगा कि अगर तुम मुसीबत में फंसोगी तो रुस्तम तुम्हें बचाने के लिए आएगा। शानी को इस गुफ्तगू के दौरान अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। इसने ओढ़नी के नीचे अपने रेशमी बालों को कानों के पीछे उड़सा और मौजू को थोड़ा सा बदल कर बोली, मुझे लगता है खालू कि अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो मैं इस वीरान हॉस्पिटल के लिए कुछ कर सकूंगी, शायद काफ़ी कुछ कर सकूंगी। क्या मतलब? बस मेरे जहन में एक ख्याल सा है, अभी इसकी कोई वादे शक्ल नहीं। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ी तब्दीली ला सकती हूँ। तुम तो पहेलियां बुझवा रही हो, अभी मैं खुद भी पहेली ही बूझ रही हूँ। खालू एजाज ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं नहीं समझता कि बाकी घर वाले तुम्हें ये कदम उठाने की इजाज़त देंगे। ताया मासूम, तुम्हारी चच्ची परवीन और बाकी लोगों को भी ये गवारा नहीं होगा कि तुम नारपुरियों की रिहाई के लिए रुस्तम के पीछे जाने का रिस्क लो। इसीलिए तो मैंने आपसे बात की है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में ना आगाह किया जाए, कम अज़ कम मेरे यहाँ से जाने तक। शानी, तुम बहुत बड़ी उलझन में डाल रही हो मुझे। खालू, शानी ने बड़ी मोहब्बत से उनके कंधे पर हाथ रखा। अपनी बेटी पर भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगी। यकीन करें, मेरी इस कोशिश से बहुत सौ का भला होगा। प्लीज़ खालू। वो खामोश हो गए। उनके चेहरे पर गहरा तरद्दुद था। खोले से बोले, अभी मैं जमशेद की परेशानी से नहीं निकला था, तुमने एक और उलझन में डाल दिया है। आप जमशेद की तरफ से भी परेशान ना हो। मेरे जाने से जहाँ कहीं और बेहतरियाँ आएंगी, वहाँ मुझे यकीन है कि जमशेद की मुश्किलें भी कम होंगी। उसके लिए बहुत जल्दी कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। खालू बाजी में चंद मिनट मजीद बातचीत हुई। खालू एजाज बदस्तूर रजामंदी और ना रजामंदी के दरमियान थे। शानी जानती थी कि खालू किसी और को बताएं ना बताएं, लेकिन खाजी एजाज को ज़रूर इस सूरत हाल से आगाह करेंगे, और उन्होंने शानी के सामने कह भी दिया था। अगले रोज सुबह सवेरे वही हुआ जिसकी शानी को तवक्को थी। हाजी एजाज का एहलकार खास सब इंस्पेक्टर अख्तर सादा कपड़ों में जोहराबाद पहुंच गया। उसके आने की खबर मुकामी पुलिस को भी नहीं थी। वो सीधा शानी के पास पहुंचा। शानी उस वक्त खालू एजाज के सुसर और ताबिंदा के पास सेहन में बैठी हुई थी। ताबिंदों को मदानी की डोरियां हिलाते और लस्सी में से मक्खन निकालते देख रही थी।
एक दहकानी जोर था ताबिंदा की बाहों में, लेकिन जब से जमशेद हवालात में गया था वो पहले जैसी तवानाई नजर नहीं आती थी ताबिंदा में। शानी ताबिंदा के पास उठकर बैठक में अख्तर के पास आ गई। सब इंस्पेक्टर शानी में उम्र में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद इसे छोटी बाजी कहता था। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद बोला, छोटी बाजी, ये क्या सुन रहे हैं हम? ठीक ही सुन रहे हैं, यानी आप पोठवारी इलाके में रुस्तम के पास जाना चाहती हैं? हाँ अख्तर भाई, मैं इस संगीन मसले को हल कराना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इसमें मेरे लिए थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन बहुत बड़े खून खराबे से बचने के लिए मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। कहीं इस बारे में डिप्टी साहब ने तो आप पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला? अख्तर ने पूछा। यह वही सवाल था जो कल खालू एजाज ने भी किया था। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद इस बारे में सोच विचार की है। मैं समझती हूँ कि इस मौके पर जितनी अच्छी तरह मैं रुस्तम और उसके साथियों को समझा सकती हूँ, कोई और नहीं समझा सकता। आखिरी अल्फाज अदा करते करते शानी को एक बेनाम सी झिझक महसूस हुई, जैसे वो अपने और रुस्तम के ताल्लुक को लोगों के ज़हनों में मज़ीद वाज़ेह कर रही हो। लेकिन यह सब कुछ तो पहले हो गया था। शायद उसी वक्त जब शानी ने बड़े बेले में खुद को जख्मी रुस्तम के ऊपर गिराया था और उसके हिस्से की लाठियां भी अपने जिस्म पर खाई थी। शानी ने अख्तर के सामने वो सारी बातें कह डाली जो इससे पहले खालू एजाज से कही थी। ऐसा ही अख्तर खामोशी से सुनता रहा। उसने बीच बीच में सवालात भी किए। आखिर में वो बोला, छोटी बाजी, आपकी कुछ बातों पर वाकई गौर करने की ज़रूरत है। जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं उनमें किसी न किसी को तो आगे बढ़कर बेहतरी की कोशिश करना पड़ेगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नारपुर के चौधरियों से आपको हमेशा दुख तकलीफ पहुंची है। अब वो अपने करतूतों के नतीजे में खुद एक मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए आपका इतना बड़ा रिस्क लेना कुछ समझ में नहीं आता। जो काम आम डगर से ज़रा हटकर होते हैं उन्हें समझने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। पत्थर के बदले पत्थर तो हर कोई मारता है, लेकिन पत्थर के बदले फूल देने ही से हम अपने इर्द गिर्द अच्छी तब्दीलियां ला सकते हैं। सियाने कहते हैं ना कि आग को आग से नहीं पानी से बुझाया जाता है। अख्तर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोटी बाजी, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं और मैं सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल वक्त बहुत कम है। मुझे अभी तकरीबन 40 किलोमीटर सफ़र करके वापस जाना है और हाजी अयाज साहब को आपके प्रोग्राम से आगाह करना है। शानी ने कहा, भाई तुम उन्हें अपनी तरफ से भी कायल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें से खैर का पहलू ज़रूर निकलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने इत्तफाक ना किया और आपके लिए कोई पैगाम दिया तो वो पैगाम भी मैं आज रात या कल सवेरे आप तक पहुँचा दूँगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, शानी ने कहा। कुछ ही देर बाद SI अख्तर शानी से रुखसत होकर वापस चला गया। उसके जाने के फ़ौरन बाद शानी ने भी जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसने घर के बाहर मौजूद एक सफ़ेद पोश ASI के जरिए ठीकरा थाने में डिप्टी रियाज को पैगाम भेजा कि वो जल्द आकर इससे मिले। अपनी रवानगी के हवाले से वो कल रात से ही ज़रूरी इंतजामात कर रही थी। इस सिलसिले में इसने मोहतम बस्ती के सरदार दराज से भी मशवरा किया था और आरफ कमवा तो हर मशवरे में शरीक होता ही था। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। कड़ाके की सर्दी तो रुखसत हो चुकी थी, ताहम रात के वक्त अब भी हल्की खुनकी महसूस होती थी। इस खुनकी की एक वजह गालिबन तेज़ हवा भी थी। शानी एक पुलिस जीप में सवार थी। इस जीप में शानी के साथ जो पुलिस अफीसर सवार था वह पूरे मुल्क में दहशत की अलामत समझा जाता था। बदमाश और शरीफ दोनों ही उसके नाम से खौफ खाते थे। यूं लगता था कि ये शख्स सरसे से अपनी जेब में कत्ल करने का लाइसेंस डाले फिरता है। इसे यूं ही हिटलर का खिताब नहीं दिया गया था। इस जीप में शानी और रियाज हिटलर के अलावा 2 अफराद और भी मौजूद थे। एक सरदार दराज, दूसरा आरफ कमवा का करीबी दोस्त बिलावल आवान।